हम सभी की बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, बहुत सारे प्लान्स होते हैं अपनी लाइफ को लेकर और अपने घर परिवार को लेकर। छोटी-छोटी ख्वाहिशें, घर में कुछ चीज़ लानी है, कोई चीज़ खरीदनी है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है या अपने फैमिली को सिक्योर करना है। ये सारी चीज़ें हम सभी के ज़हन में हमेशा चलती है। और जब हम अर्न करने लग जाते हैं, जब हम जॉब शुरू कर देते हैं, तो हम रास्ते ढूँढते हैं कि हम किस तरह से अपने पैसों को बचा कर रख सकें। किस तरह से छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट करें या सेविंग्स प्लान को हम जान सकें। और इनमें कई सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स हम अपने लिए ले लेते हैं, कई सारे सेविंग्स के ऑप्शन हम अपने लिए चुन लेते हैं, लेकिन उसके बारे में डिटेल में हम कभी समझ नहीं पाते हैं। ज़्यादातर हम अपने सेविंग्स के जो ऑप्शन चुनते हैं, वो इस बेसिस पे चुनते हैं कि हमारे आस-पास वाले भी उसी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं या उसी जगह पर सेव कर रहे हैं। और ऐसे में एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये हमने बहुत बार सुना है और आजकल हम में से कई लोग एसआईपी ले लेते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से और हमारी अर्निंग्स के हिसाब से हम एसआईपी के प्लान को चुनते हैं। लेकिन एसआईपी क्या होता है? एसआईपी से आपको फ़ायदा या नुकसान किस तरह से हो सकता है? और एसआईपी आपको लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदे दे सकता है? किस तरह से एसआईपी को समझना है? इसके बारे में हम कई सारे वीडियोज़ ढूँढते रहते हैं और स्पेशली आज की जो जनरेशन जो अभी-अभी करियर में उतरी है, जिसका अभी-अभी करियर स्टार्ट हुआ है, उनके मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि आखिर एसआईपी है क्या? और इससे उन्हें कितना फ़ायदा है? तो चलिए आज इस टॉक में, आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे एसआईपी के बारे में डिटेल में, इसके फ़ायदे, इसके नुकसान और ये किसके लिए बेहतर हो सकता है, किसे इसे अपनाना है और हमारी अर्निंग्स के हिसाब से हमें कितने पैसों की एसआईपी शुरू करनी है, इसके बारे में पूरी डिटेल में हम आज बात करने वाले हैं। आज के इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं सीए मुकेश ठक्कर जी, जो कि हमें बताने वाले हैं कि एसआईपी क्या होता है और हमें इसे कैसे अपनाना चाहिए। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सब श्रोतागण को अ, आभार है और ये शो में मुझे बुलाने के लिए आपका भी मैं धन्यवाद मानता हूँ। जी। अ, मेरे दर्शक अभी सबसे ज़्यादा उत्सुक है ये जानने के लिए कि एसआईपी, इसकी बहुत सारी डिटेल्स हमें अलग-अलग जगहों पर मिलती है, हमें बहुत जगह सर्च करना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो को हम इस तरह का बनाना चाहेंगे कि सारी डिटेल्स जो हैं एक ही जगह पर मिल जाएँ। सबसे पहले इसकी शुरुआत करेंगे कि एसआईपी जो है, ये क्या होता है? जैसे कि आपने भी अपने स्टार्टिंग में ही बताया कि एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो इसमें एक्चुअली ये वन टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड ही है। म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्टमेंट जनरली दो टाइप से कर सकते हैं, एक लमसम में कर सकते हैं या फिर एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं। एसआईपी में हर एक्चुअली ये होता है कि हर महीने या क्वार्टरली फिक्स अमाउंट रहता है जो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और ओवर ए पीरियड है, छोटी 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 अमाउंट हम जो सेव करते हैं तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेटेड करके उससे अच्छी हैंडसम अमाउंट बन सकती है और अपने जो फ्यूचर प्लान है वो भी हम उससे अपने गोल कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें एसआईपी और लमसम जो अमाउंट होता है, इसमें क्या अंतर हो सकता है? कैसे इसे समझ सकते हैं? जैसे बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि एसआईपी और लमसम दोनों म्यूचुअल फंड ही है, म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट है। बट ये जो इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है, दोनों का तरीका जो इन्वेस्टमेंट करने का अलग है। लमसम में ऐसा रहता है कि हम टोटल, मेरे पास सपोज एक साथ बड़ी अमाउंट है, लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, जो भी रिस्पेक्टिव अमाउंट जिसकी भी है, तो एक साथ ही इन्वेस्ट करना रहता है इसमें। तो मैं एक साथ ही पूरी अमाउंट एसआईपी, एक ही साथ पूरी अमाउंट जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा तो उसको लमसम बोलते हैं। पर जो बाकी क्लाइंट है जो इसके साथ एक, जिसके पास पूरी अमाउंट एक साथ नहीं होती बट हर महीने थोड़ा बहुत सेविंग करके जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो एसआईपी का रूट यूज कर सकता है और एसआईपी में क्वार्टरली या मंथली मोड चूज करके ओवर ए पीरियड वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ओके। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बहुत बार हम जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं या सेविंग्स के तरीके हैं वो इस बेसिस पे चुनते हैं कि हमारे आसपास के लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम कर देते हैं, हमें लगता है कि वो भरोसेमंद है। लेकिन एसआईपी किन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है? किन लोगों को इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना फायदेमंद इन फ्यूचर हो सकता है? बेसिकली जिनका भी इनकम रेगुलर है, जैसे कि सैलरी क्लास हो गया है या छोटे बिजनेसमैन हो गए, जिनका उनको पता है कि मेरा मंथली या ईयरली जो इनका इनका जो इनकम सोर्स है फिक्स है, तो ऐसे लोगों के लिए एसआईपी फायदे कारक होता है। क्योंकि जो इनकम है, सपोज उनको किसी की इनकम 1 लाख रुपया है और उसका खर्चा, घर का खर्चा है, उसको पता है कि मेरा 50,000 का खर्चा है। इसके अलावा सपोज कोई लोन का ईएमआई भर रहा है तो 30,000 ईएमआई कर रहा है। तो ओवरऑल ये सब
खर्चा माहद करने के बाद उसको लग रहा है कि मेरा 10 या 20,000 या जो भी रिस्पेक्टिव अमाउंट उसका बच रहा है, तो उसके हिसाब से वो एसआईपी कर सकता है। तो बेसिकली जिनकी भी इनकम फिक्स है, जो वेरिएशन नहीं हो रहा है इनकम में, वो लोग उसको एसआईपी का मोड चूज कर सकते हैं और ए लमसम, ये बेटर ऑप्शन है उनके लिए। ओके। एसआईपी किन के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है ये हमने जान लिया है। लेकिन जब भी हम फाइनेंशियल बातें करते हैं, फाइनेंशियल प्लान के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो निवेशकों को नहीं पता होती है। एसआईपी से जुड़े ऐसी कौन-सी बात है जो निवेशक ज़्यादातर नहीं जानते हैं? बेसिकली एसआईपी में लोग अलग-अलग टाइप की एसआईपी रहती है, ठीक है? बेसिकली जैसे एक तो हो गया शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो गया, हुँ, तो इक्विटी के अंदर बोल रहे हैं। तो इस इक्विटी भी रहता है, इसके अलावा जो फिक्स इनकम वाली भी बहुत सारी एसआईपी रहती है। तो हुँ, लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जानना चाहिए कि उसको रिटर्न किस तरीका रिटर्न चाहिए उसको। हुँ, सपोज़ कोई एजेड आदमी है, रिटायर्ड आदमी है, उसके पास पूरी अमाउंट है और उसको फिक्स उसको रिस्क नहीं लेना है। तो उसके हिसाब से उसको इक्विटी में नहीं जाना चाहिए, बॉन्ड या अदर टाइप हो रहता है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट कोई यंग पर्सन है, उसको पता है कि उसका जो टेन्योर है इन्वेस्टमेंट का, वो 10 टू 15 ईयर है, तो वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है। तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना या बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, पहले तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से उसको डिसाइड करना चाहिए। और उसके अलावा उसको और भी इक्विटी कोई भी सपोज़ आजकल बहुत सारी कंपनीज़ है जो एसआईपी या म्यूचुअल फंड में है, तो उनको बेसिकली इस कंपनी के बारे में जानना चाहिए या कौन से फंड में इन्वेस्ट करना रहा है। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे फंड अलग-अलग टाइप के फंड रहते हैं। जैसे कि इक्विटी में भी अलग-अलग जैसे हो गया कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया या इस सबका मिक्सचर हो गया। तो उसको उसका रिस्क एपेटाइट क्या है? एक बार वो समझने के बाद उसको डिसीजन लेना चाहिए कि भई सपोज़ उसका रिस्क एपेटाइट कम है, तो उसको लार्ज कैप में जाना चाहिए। लार्ज कैप में जनरली बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस हो गई, एचडीएफसी है, वहाँ पे इन्वेस्ट होता है। जो मिड साइज़ की कंपनी है, मिड मिड कैप का जो लेगा तो उसको इसका जो भी एसआईपी की अमाउंट है वो मिड कैप्स जो कंपनीज़ है इसमें इन्वेस्ट होगा और उस स्मॉल कैप में भी हो सकता है। तो पहले उसको जानना पड़ेगा कि उसका रिस्क एपेटाइट क्या है। इसके अलावा तो इक्विटी की बात हो गई। इसके अलावा बाकी फंड्स जैसे गोल्ड हो गया, कमोडिटीज़ हो गया या बाकी बॉन्ड्स है, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के द्वारा कर सकते हैं, जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हुँ, मानते हैं कि एसआईपी मतलब इक्विटी हो गया, तो हुँ, ज़रूरी नहीं है। एसआईपी के थ्रू आप इक्विटी पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर अदर जो कमोडिटीज़ है या फिर अदर जो बॉन्ड्स है, बाकी सब बहुत सारे कॉम्बो रहता है, तो वहाँ हुँ। पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका गोल क्या है, आपका टेन्योर कितना है। तो बेसिकली बेसिक टर्म्स जो है वो समझने के बाद उसको डिसीजन लेना चाहिए कि एसआईपी में भी कौन से एसआईपी में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। राइट। लेकिन क्या इसे पूरी तरह से सेफ माना जा सकता है? देखो जैसे मैंने बताया कि एसआईपी के या म्यूचुअल फंड के थ्रू आपका इन्वेस्टमेंट है, हुँ, शेयर मार्केट में भी हो सकता है, बॉन्ड्स और बाकी सब जो कमोडिटीज़ है वहाँ पे भी हो सकता है। तो जनरली जो इक्विटी रहता है, अल्टीमेटली जो पैसा जो है आपका है, वो जा तो रहा है इक्विटी में और हुँ, सब लोग जानते हैं कि इक्विटी में एक एक तरीके से रिस्क तो इन्वॉल्व है ही। हुँ, ये रिस्क के साथ रिटर्न मिलता है। तो ऑफ कोर्स इक्विटी में जा रहा है तो उसमें रिस्क है। तो इसे एसआईपी में भी रिस्क है बट इससे दो चीज़ इसमें समझनी बहुत ज़रूरी है कि एसआईपी में आपका जो इन्वेस्टमेंट है ओवर अ पीरियड हो रहा है। तो हुँ, आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है जब मार्केट हाई पे होगा तब भी थोड़ा अमाउंट गया होगा। अभी लास्ट बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि मार्केट नीचे है, तो अभी भी इन्वेस्टमेंट हुआ। तो ओवर अ पीरियड आप लंबे अवधि तक आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इसीलिए आपका जो है अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो रिस्क से थोड़ा वो कवर हो जाएगा क्योंकि आपका जो अमाउंट हुँ, इन्वेस्टमेंट है जो लो रेट पे भी हुआ है, हाई रेट पे भी हुआ है। तो लॉन्ग टर्म में आपका जो रिटर्न मिलने के चांसेस वो भी ज़्यादा है और रिस्क आपका जो है वो भी कम हो सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी आंसर दिया है कि आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म है वो भी ध्यान रखना है। तो हुँ, आप सपोज़ लार्ज कंपनी में कर रहे हो, तो लार्ज कंपनी रिस्क एपेटाइट कम है रिस्क कम है। तो आप वो एक बार आपका जो गोल है आपका उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि भी आप लार्ज कैप में करना है या फिर स्मॉल कैप में करना है। और रिस्क तो इन्वॉल्व है बट वो एसआईपी में थोड़ा इसमें रिस्क आपका जो है कवर हो सकता है। डायरेक्टली आप इक्विटी में करोगे इससे एसआईपी बेटर है और रिस्क कम है इसमें। ओके। इसमें बीच में आपने जो मार्केट का ज़िक्र छेड़ा, मार्केट क्रैश के समय एसआईपी में निवेश करना चाहिए या रुक जाना चाहिए? इसके बारे में दर्शकों को आप क्या बताएँगे? देखो अभी अपनी जो बात हुई कि भी एसआई म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करना है इसमें लमसम मोड है, एसआईपी में है।
जो आपके पास फंड पड़ा है और आपको लग रहा है कि मार्केट अभी अच्छा खासा करेक्शन हो गया है, तो आप मेरे हिसाब से आप लमसम में भी जा सकते हो। आपके पास जो इक्विटी या आपके पास जो कैश बजट आपके पास है, आपके पास जो रिजर्व फंड है, तो आप लमसम जाओगे तो बेटर है। और मैं तो मानता हूँ कि जो मार्केट जब क्रैश हुआ, तो आप जो कैपेसिटी आपकी है, तो आप इन्वेस्टमेंट एसआईपी में बढ़ाओ, ना कि कम करो। क्योंकि आपको जो भी यूनिट एसआईपी के जो मिल रहे हैं, उस टाइम पे आपको सेम अमाउंट पे ज़्यादा यूनिट मिलेगा, तो इससे आपको फायदा होगा। और आपका जो एसआईपी में जनरली जो इन्वेस्टमेंट रहता है, आपका लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, जो 10 5 मिनिमम 5 साल से लेके 15 साल तक रहता है, एवरेज पीरियड ऑफ टाइम। तो आपका ये जो अभी जो लॉस मार्केट क्रॉस हुआ, उसको आपको फायदा होगा। तो मैं तो ये बोलूंगा कि आपको मार्केट क्रैश के टाइम पे एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए, न उल्टा आपको एसआईपी में अमाउंट बढ़ानी चाहिए। और जो पॉसिबल है, तो आप लमसम भी इस टाइम पे डाल सकते हो। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल एक्चुअली में यही था कि जैसे ईयर्स फिक्स कर दिए जाते हैं ना एसआईपी में, या तो 1 ईयर का आप करते हैं या तो 2 ईयर का करते हैं। अगर किसी को बीच में निकालना पड़े, किसी वजह से एसआईपी बंद करनी पड़े, तो उन्हें किस तरह के नुकसान हो सकते हैं? अगर इसे आप डिटेल में समझा सकें तो? जनरली एसआईपी आप करोगे तो उसमें कोई ऐसे कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं रहता है कि भाई आपको कितने साल के लिए, आप 1 साल या 6 महीने या 2 महीने के बाद भी निकल सकते हो। बट ओके, सर्टेन एक्सपेंस रेशियो रहता है, इनका रहता है कि आप विद इन 1 ईयर या जो भी शॉर्ट टर्म का पीरियड रहता है, उससे पहले निकालोगे तो सर्टेन 1% या 2% का डिडक्शन रहता है। तो ओके, आपको जब इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उससे पहले वो ध्यान में देना है। बाकी इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई अलग से इसमें कोई लिमिट या कोई लिमिटेशन नहीं कि आप 5 साल तक रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए ओके। रखना है। आप खाली एक ध्यान रखना, टैक्स सेवर जो फंड रहता है, टैक्स सेवर फंड में आप सपोज इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे कैप रहता है। क्योंकि आपको जो एसआईपी में जो आप वहां पे फंड इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको एटीसी में डिडक्शन मिलता है, तो हुँ, उसके लिए ऊपर कैप है। बाकी इसके अलावा जनरल आप कोई एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कोई कैप है नहीं इसमें। ओके। यही ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन होता है, क्योंकि जब हम एसआईपी प्लान शुरू कर रहे होते हैं, स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं, उन्हें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि इतना टाइम, क्योंकि बैंक वाले बताते हैं कि इतना टाइम का आपको लेना है, 1 साल का या 5 साल का, तो उन्हें ये क्वेश्चन आने लग जाता है कि हम जो सेविंग्स कर रहे हैं, अगर हमें इमरजेंसी पड़ी तो हम उन्हें निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो जो आपने कहा कि कुछ जो फ़ायदा शायद होने वाला होगा, वो नहीं हो पाएगा उतना, राइट? यस, इसमें एक्सपेंस पर्टिकुलरली जो डिडक्शन रहता है, जनरली 1% के आसपास रहता है, तो हुँ, डिडक्ट करके आपको पैसा देता है, इसमें पूरी ओके। अमाउंट। ओके। अब ऐसे में जब हम स्टार्ट कर रहे हैं एसआईपी, पहली बार कर रहे हैं, तो उसमें हमें मिनिमम कितना निवेश शुरुआत में करना चाहिए? जैसे मिनिमम जो एसआईपी की अमाउंट है, 500 रुपीज़ से स्टार्ट होती है कि 500 के मल्टीपल में करना चाहिए। तो ये आप 500 रुपये से कर सकते हैं, बट आपको जो अमाउंट डिसाइड करनी है, जैसे ही मैंने पहले भी बताया, तो आपको किसी कंसल्टेंट के या किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास बैठ के थोड़ा प्लान करना चाहिए कि भाई आपकी टोटल इनकम कितनी है, इसमें से आपके जो हाउस रेगुलर डे टू डे एक्सपेंस कितने हैं वो माइनस करने हैं आपको। इसके अलावा आपके फंड ईएमआई कुछ जा रहे हैं, तो आपको वो माइनस करना है। इसके अलावा जो माइनस अमाउंट बची है आपकी, तो उसमें से आप एसआईपी प्लान कर सकते हो। तो बेसिकली जो कंपनीज है, वो तो 500 रुपीज़ से स्टार्ट आप कर सकते हो। बट आपको कितना करना है, वो आपको अपने इनकम के हिसाब से और आपके सेविंग के हिसाब से डिसाइड करना है। और बाकी आपके फिर ये हो सकता है कि आपके गोल्स क्या है। सपोज ओवर ए पीरियड आप बच्चों के एजुकेशन के लिए हो गया, बच्चों के मैरिज के लिए और प्लानिंग कर रहे हो, या रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हो, तो आपको उस टाइम पे कितने अमाउंट चाहिए, तो रिवर्स कैलकुलेशन करके आप किसी कंसल्टेंट के पास बैठोगे, तो आपको एक अमाउंट बताएगा कि भाई ये अमाउंट हर मंथली आप इन्वेस्ट करोगे, तो आपके जो गोल्स है, वो उस टाइम पे आपको उतनी अमाउंट मिल सकती है और आपका गोल्स पूरा हो सकता है। ओके। अब अगर इसे हम इस तरह से समझना चाहें कि शुरुआत में कौन-सा एसआईपी प्लान बेस्ट रह सकता है? अगर कोई एक मिनिमम एवरेज ले लेते हैं कि 15,000 कोई कमा रहा है, 15 से 20,000 कोई कमा रहा है महीने में, तो उसे किस तरह के प्लान से शुरुआत करनी चाहिए? ऐसे स्पेसिफिक किसी एक का तो इसमें नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, बट बहुत सारे फंड्स अवेलेबल है आजकल। आप गूगल करोगे, या फिर आजकल तो बहुत सारे एप्लीकेशन भी है, वही ज़ेरोधा है, ग्रो है, बहुत सारे एप्लीकेशन आजकल अवेलेबल है मार्केट में। तो पर्टिकुलर एक किसी एक का मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ, बट ये बता सकता हूँ कि भाई आपके फंड्स कैसा है। और इसमें एक चीज़ वैसे से मैं बताना भूल गया, एक्सपेंस रेशियो रहता है इसमें। कोई भी आप फंड में, म्यूचुअल फंड में, कहीं एसआईपी में कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक्सपेंस रेशियो रहता है कि भाई आपकी जो भी रिटर्न्स हुए हैं, तो उनके जो फंड के एक्सपेंस के लिए वो एक्सपेंस वहाँ से पैसा निकालेंगे। तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो पर्टिकुलर फंड का आपका एक्सपेंस रेशियो क्या है,
वो भी देखना चाहिए। इवन आप अपने जो किसी फंड में आप जो म्यूचुअल फंड प्लान में कर रहे हो, तो उस फंड का अमाउंट कहाँ का कौन-सी कंपनी में इन्वेस्ट हुआ, वो भी आपको ऑनलाइन ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो आप देख सकते हो अल्टीमेटली सपोज़ आपको लग रहा है कि आपको एचडीएफसी में इन्वेस्ट करना है, तो आप डायरेक्टली एचडीएफसी में थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड आइडेंटिफाई कर सकते हो जिनका इनडायरेक्टली एसबीआई में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो ऐसे भी आप जो भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, पास्ट उसकी हिस्ट्री हिस्ट्री क्या है, और उसके जो पर्टिकुलर उनका इन्वेस्टमेंट है कौन सी कंपनी में हुआ है, तो ये सब थोड़ा ध्यान में रख के आप लोग फंड सिलेक्ट कर सकते हो। और बाकी मार्केट में आपको बहुत सारे अलग अलग फंड अवेलेबल है, तो आपको रिटर्न किस हिसाब से आप रिस्क कितना लेना चाहते हो, आपके पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, तो ये सब ध्यान लेके आप अपना फंड डिसाइड कर सकते हो। ओके। अ, सारी डिटेल्स हमने जान ली है एसआईपी को लेकर, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सवाल बाकी रहा है जो हम जानना चाहते हों। इसके अलावा एक और सवाल जो मैं खुद पूछना चाहूँगी सारे दर्शकों के भाग से, कि एसआईपी के अलावा अगर हम चाहें कि कहीं पे अगर हम इन्वेस्ट करें, लोग अक्सर 2-3 ऑप्शंस रखते हैं, एक से ज़्यादा जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एसआईपी के अलावा और कौन-सा एक बेटर ऑप्शन हो सकता है लोगों के लिए? एसआईपी के अलावा देखो, किसी को फाइनेंशियली या शेयर मार्केट में जिसको नॉलेज है तो डायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकता है। बट उसके लिए मैं बोलूँगा कि भाई उनको बेसिकली नॉलेज शेयर मार्केट के रिगार्डिंग होना चाहिए। इसके अलावा कमोडिटीज़ में आजकल गोल्ड्स है, सिल्वर है, तो वहाँ पे भी वो इन्वेस्ट कर सकता है। बेसिकली कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो आजकल बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे हम जैसे अभी म्यूचुअल फंड की बात करें, तो मुझे म्यूचुअल फंड में भी आपको अलग-अलग टाइप के म्यूचुअल फंड मिल सकते हैं। जैसे गोल्ड में हो गया, कमोडिटीज़ में हो गया, बॉन्ड में हो गया। तो आप म्यूचुअल फंड के भी अंदर ही आप अलग-अलग जो टाइप्स के फंड है, वहाँ पे आप ढूँढोगे तो आपको वहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएँगे। इसके अलावा आप एफडी तो आपको सबको पता ही है। इंश्योरेंस के भी आजकल अलग-अलग कंपनी प्राइवेट कंपनी के बहुत सारे अलग-अलग प्रोडक्ट रहते हैं। तो आपके गोल के हिसाब से वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे क्या होगा, यूलिप जैसे एग्ज़ाम्पल ले लें, तो यूलिप में क्या होता है कि आपका टोटल फंड है, वहाँ पे सर्टेन अमाउंट आपका एज़ ए इंश्योरेंस अमाउंट जाती है, बाकी की अमाउंट आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होती है। तो एक ही प्रोडक्ट में आपका दोनों चीज़ कवर हो गया आपका, सपोज़ आपका लाइफ कवर भी हो गया और आपको ओवर ए पीरियड आपका म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट हो गया है। तो यूलिप हो गया है, वो भी वन टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड ही हो गया है। इसके अलावा जैसे अभी आप देख रहे हो कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड का, तो सबसे सबसे लिक्विड फंड में मान सकते हो गोल्ड है। वो इवन गोल्ड भी कोई फिजिकली हार्ड नहीं लेना चाहता है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारी इंश्योरेंस की भी बहुत सारे अलग अलग इंश्योरेंस में भी बहुत सारे अलग अलग प्लान्स होते हैं, तो इंसान वो भी पर्सन वो गो थ्रू कर सकता है, तो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके अलावा सपोज आपके पास एक साथ बहुत सारी अमाउंट है, तो रियल एस्टेट भी आपके पास ऑप्शन है। तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है आपके इन्वेस्टमेंट के, बट बेसिकली वो डिसाइड होगा आपके पास वो फंड एक साथ अवेलेबल है, क्या ओवर पीरियड अवेलेबल है, आप रिस्क कितना लेना चाहते हो, या फिर आपका रिस्क एपेटाइट या आपका गोल क्या है, तो इसके बेस पे वो डिसाइड होगा। तो किसी भी पर्सन का इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो सकता है, तो किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट की हेल्प लेके वो डिसाइड कर सकते तो ये थे सारे जवाब एसआईपी से जुड़े, और इसके अलावा भी हमारे ज़हन में कई सारे सवाल होते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, सेविंग्स को लेकर, और उन्हीं कुछ सवालों के जवाब इस एपिसोड में जानने की कोशिश करी है। और मुकेश सर, आपने बहुत अच्छे से सारे सवालों के जवाब दिए हैं हमारे दर्शकों को, और उम्मीद करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स थे एसआईपी को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपनी सैलरी को लेकर, और जिस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है उसे लेकर, तो आई रियली होप कि आपके वो सारे क्वेश्चंस के जवाब इस एपिसोड में आपको मिल गए होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया मुकेश सर। कुछ दर्शकों को कहना चाहेंगे लास्ट में आप? बस मैं वही बोलना चाहूँगा कि इंडिया में जैसे नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट है, म्यूचुअल फंड है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, और ये तो शुरुआत है। अभी हुँ। आप 10% लोग भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे शेयर मार्केट में। तो ये ओवरऑल जो अपना मार्केट है बहुत ऊपर जाने वाला है। तो ये मार्केट में जितना भी हो सकता है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी जब आप रियल एस्टेट की बात कर सकते हो या बाकी जगहों पे आपको इतनी लिक्विडिटी नहीं मिलेगी जितनी आपको शेयर मार्केट में लिक्विडिटी मिलेगी। तो आप एक एक तरीके से आप इनडायरेक्टली आप सेविंग भी अच्छे एक सिस्टमैटिक तरीके से आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो कि हर हर महीने में थोड़ा-थोड़ा अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो।
और ये जिस हिसाब से मैंने बोला कि भई म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट भारत का इस शुरुआत है, इसमें हुँ, बहुत ग्रोथ होने वाला है, तो आप चौक्कस से इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और उसका फ़ायदा लीजिए। जी। बिल्कुल, ख़ासकर जो लोग इस बारे में सुनना चाहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए ये सारी बातें बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। और इन सारी बातों को आप तक पहुँचाने के लिए मुकेश सर ने हमारे लिए जो टाइम निकाला है और सारी इन्फॉर्मेशंस आपको दी हैं, तो इस वीडियो को आप खुद भी देखें और साथ ही साथ आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपकी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी फाइनेंशियल प्लानिंग्स के बारे में कुछ बातें जान सके। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेकर या इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर कोई और भी डाउट्स हैं, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके जवाब भी हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हमें सिखाया जाता है कि हमें प्लानिंग कर कर आगे बढ़ना होगा। हमें प्लानिंग कर कर ही आगे बढ़ना चाहिए और प्लानिंग हमारी लाइफ में कितनी ज़रूरी है हर एस्पेक्ट से, ये हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हम सभी के लिए कुछ ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई डील कर रहा है, जो हर कोई चाहता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से की जाए, इसके लिए आज ये पूरा एपिसोड था और इसी तरह के और भी एपिसोड्स मैं आपके लिए लाती रहूंगी वीएनएम टीवी पर। तो हमारे साथ में आप ज़रूर जुड़े, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और इसमें और आप क्या जानना चाहते हैं, इसके बारे में भी आप हमें सजेशन दे सकते हैं। हम हमेशा आपके सजेशंस के लिए ओपन हैं और आप जैसा जो भी वीडियो जिस तरह की जानकारियाँ चाहते हैं, हम उस तरह का वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आएँगे। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना मत भूलिएगा और यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम पर और एफबी पर भी हम आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेशंस लेकर आते हैं, तो वहाँ पर भी हमसे जुड़िए और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर तो आप हमें देखते ही हैं, जियो फाइबर पर 647 चैनल नंबर पर आप हमें रोज़ देखिए। नमस्कार।